जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड समान अध्ययन से संबंधित प्रैक्टिस सेट को। और इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 प्रश्न होंगे और जो सारे प्रश्न हैं वो जेपीएससी के सिलेबस पर आधारित है। और आप इस सारे प्रश्न को बनाइए और बना करके लास्ट में कमेंट करके बताइए कि कितना सही हो रहा है। ये जो प्रश्न है दोस्तों मैंने किसी बुक से लिया है, ये मेरे द्वारा क्वेश्चन बनाया हुआ नहीं है, सिर्फ मैंने पढ़ाने का काम किया है। तो आप बनाइए और कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से झारखंड के कौन से जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है सिमडेगा जिला, बी में गुमला, सी में लातेहार और डी में लोहरदगा। तो झारखंड के आपको पता होगा दोस्तों कि 4 जो ज़िले हैं वो आपके छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं। अगर झारखंड की मैप को अगर इस तरह से हम लोग देखें तो जो ए बगल वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है यानी इस साइड आपका छत्तीसगढ़ लगा हुआ है, जिसमें आपका देखिए दोस्तों तो सिमडेगा जिला आता है, गुमला भी जिला आता जो है और लातेहार जिला, और यहाँ पर एक जिला आपका आता है गढ़वा जिला। तो ये 4 जो ज़िले हैं जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं, जबकि लोहरदगा जो जिला है वो छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करता है। ऐसे भी लोहरदगा लॉकेड एरिया है यानी कोई भी देखिए तो बाहरी राज्य से इसका संपर्क नहीं है लोहरदगा जिला का। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तांबे की सिकड़ी यानी चैन तथा कांसे की अंगूठी निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए में कार्य को लुपगढ़ी, बी में हो जाएगा नामकुम, सी में लोहरदगा और डी में हो जाएगा मुरद। तो तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी दोनों जो है वो मूरत से प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 1946 में हुए प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में खूंटी में आदिवासी महासभा की ओर से जयपाल सिंह खड़े हुए। बी में कह रहा है कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार डॉक्टर पूर्णचंद्र मिश्रा को बनाया। सी में कह रहा है कि इस चुनाव में जयपाल सिंह हार गए और डी कह रहा है कि इनमें से सभी जो हैं वो सही हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों सही, यानी कि इसमें दिए हुए सभी ऑप्शन जो है वो सही हैं। 1946 में हुआ प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में देखें तो आदिवासी महासभा ने खुट्टी से जयपाल सिंह को खड़ा किया, जबकि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर पूर्णचंद्र मिश्रा को खड़ा किया था। लेकिन क्या हुआ कि 2 मार्च 1946 को एक तापरा गोली कांड हुआ। इसके बाद देखें तो जयपाल सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पर डी यानी सभी कथन सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सरायकेला एवं खरसंवा को उड़ीसा में मिलाए जाने के विरोध में 1 जनवरी 1948 ईस्वी को आदिवासी महासभा ने सिंहभूम जिला के खरसंवा हाट मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन किया तथा इस जनसभा में निम्न में से कौन सा नारा नहीं लगा था। ऑप्शन ए में कह रहा है कि झारखंड अबुआ, बी में कह रहा है कि उड़ीसा जारी कब हुआ, सी में कह रहा है मारंग गोमती की जय और डी में कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो इसका आंसर डी हो जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस की जय, ये नारा नहीं लगा था। तो आपको ध्यान में रखना है कि छोटा नागपुर के कमिश्नर के अधीन 2 छोटी देसी रियासतें सरायकेला एवं खरसंवा को उड़ीसा में मिलाए जाने के विरोध में 1 जनवरी 1948 को आदिवासी महासभा ने सिंहभूम जिला के खरसंवा हाट मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था, जिसमें झारखंड अबुआ, उड़ीसा जारी कबुआ अर्थात झारखंड अपना है, उड़ीसा शासन नहीं चाहिए, मारंग गोमती की जय आदि नारे लगाए गए थे। अगला प्रश्न है कि पलामू के चेरो शासक चित्रजीत राय के नेतृत्व में पलामू का चेरो विद्रोह हुआ। यह विद्रोह किसके विरुद्ध था। ऑप्शन ए में कह रहा है कि पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय के विरुद्ध, बी में कह रहा है कि केवल अंग्रेजों के विरुद्ध, सी में कह रहा है गोपाल राय और अंग्रेज दोनों के विरुद्ध और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर इनका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी राइट हो जाएगा कि गोपाल राय और अंग्रेज दोनों के बीच में वर्ष 1770-71 में पलामू के चेरो शासक चित्रजीत राय और उसके दीवान जो थे जयनाथ सिंह ने पलामू के राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय की ओर से लड़े रहे थे और इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह किया जिसमें चेरो विद्रोह कहा जाता है। तो आपको पता होगा, इस कहानी को आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। तो इसमें गोपाल राय और अंग्रेज दोनों साथ में लड़ रहे थे, क्योंकि गोपाल राय जो पटना काउंसिलिंग में गए थे वहाँ अंग्रेजों का साथ मांगे, बाद में अंग्रेजों लोगों ने साथ देने के लिए तैयार हो गया था और इस तरह से गोपाल राय और अंग्रेज दोनों ने भागीदारी निभाई थी इसके विरोध में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1820 में कंपनी की सैनिक मेजर रफसेज के नेतृत्व में हो लोगों से किस नदी के तट पर मुठभेड़ हुआ था जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। ऑप्शन ए में हो जाएगा कांची नदी पर, बी में हो जाएगा रोरो नदी पर, सी में हो जाएगा संजय नदी पर और डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको पता होगा दोस्तों कि सिंहभूम के जो राजा थे
और उसके द्वारा 1820 में मेजर रफसेज ने एक सेना के साथ हो दिसम के प्रविष्ट किया था और चाईबासा के निकट जो है आपका रोरो नदी, तो रोरो नदी के तट पर ही हो लोगों से ये लड़ाई हुई थी जिसमें अंग्रेज लोगों को विजय मिला था। तो इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 3 राज्यों को, बी में कह रहा है दोस्तों 4 राज्यों को, सी में कह रहा है 5 राज्यों को और डी कह रहा है 6 राज्यों को। तो झारखंड राज्य की सीमाएं जो हैं आप सभी को पता होगा कि 5 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसमें आपका पता होगा कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको मैप माइंड में होगा तो ये सब क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां नहीं है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि दामोदर नदी, बी में कह रहा है स्वर्णरेखा नदी और सी में कह रहा है ब्राकर नदी और डी कह रहा है कि इनमें से सभी। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो झारखंड की कौन सी उत्तरवर्ती नदियाँ नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा कि इनमें से सभी, यानी सभी नदियाँ देखें दोस्तों तो उत्तरवर्ती नदियाँ नहीं है बल्कि ये दक्षिणीवर्ती नदियाँ हैं। आपको ध्यान देने की बात होगी दोस्तों कि उत्तरवर्ती नदियाँ में आपका नाम आता है जो सोन नदी, जबकि कोयल नदी, ये सब जो है आपका उत्तरवर्ती नदियाँ हैं। तो ये जो गढ़वा बिहार के क्षेत्र में लगती है, गढ़वा और बोलना चाहिए पलामू जो बिहार से बहते हुए निकल जाती है। तो सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी, फुल्गु नदी, सकरी नदी और एक हो जाएगा पंचाने नदी या चानन नदी, ये सभी जो नदियाँ हैं आपके उत्तरवर्ती नदियाँ में नाम आता है। अब आप देखेंगे स्वर्णरेखा नदी तो ये सिंहभूम वगैरह क्षेत्र में बहता है, दामोदर बराकर जो देखिए तो आपके पश्चिम बंगाल में निकल जाते हैं उड़ीसा साइड से। तो ये जो नदियां हैं आपके कहीं ना कहीं दक्षिणवर्ती नदियों में नाम आते हैं। तो उत्तरवर्ती और दक्षिणवर्ती नदियों में बांट सकते हैं और अगर इसको पूर्व व पश्चिम में बांटिएगा तो कुछ नदियां इसमें से पूर्ववर्ती नदियां भी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल आप उत्तर दक्षिण समझ के रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि केला घाघ जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए में हो जाएगा गुमला जिले में, बी में हो जाएगा पलामू जिले में और सी हो जाएगा लातेहार जिले में और डी हो जाएगा सिमडेगा जिले में। तो केलाघाट जलप्रपात जो है दोस्तों ये झारखंड के सिमडेगा जिले में स्थित है। तो इसका आंसर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, जो देखिए दोस्तों तो दक्षिणी पश्चिम में 2 पहाड़ियों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की अधिकारिता का विस्तार निम्न में से क्या होगा। ऑप्शन ए में कह रहा है कि केवल झारखंड तक होगा, बी में कह रहा है केवल बिहार तक होगा, अगला ऑप्शन कह रहा है सी में कि झारखंड बिहार दोनों तक होगा और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपको ध्यान में रखने की जरूरत है दोस्तों कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की जो अधिकारिता है वो केवल है आपके झारखंड तक सीमा तक होगा। तो इसका आंसर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि झारखंड में गंगा नदी सिर्फ साहेबगंज से होकर बहती है, यानी साहेबगंज आप देखेंगे दोस्तों जो जिला है वहाँ से मात्र जो है गंगा नदी स्पर्श करते हुए गुजरती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बाला, गोरिस और जरिया, गिटल, हासा आदि झारखंड की किस मिट्टी का स्थानीय नाम है। ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों पंकीली मिट्टी, बी में हो जाएगा दोमट मिट्टी और सी में हो जाएगा बलुई मिट्टी और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो बाला, गोरिस, जरिया और गिटाल, हासा ये सभी जो है दोस्तों वो बलुई मिट्टी को कहा जाता है। इसका आंसर यहाँ पर सी जो है वो राइट हो जाएगा। इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि जो है बलुई दोमट मिट्टी भी इसको कह सकते हैं, लेकिन दोमट मिट्टी भी ऑप्शन में दे दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर बलुई ध्यान रहे। बलुई मिट्टी को बाला मिट्टी भी कहते हैं, गोरिस भी कहते हैं और जरिया गिटल लहासा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि वैसे वन जिसमें मनुष्यों को अपने पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने की इजाज़त नहीं होती है, क्योंकि इन वनों को पूर्णतः सरकारी संपत्ति माना जाता है। ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों संरक्षित वन, बी में हो जाएगा दोस्तों रक्षित वन और सी में हो जाएगा अवर्गीकृत वन और डी में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो जो संरक्षित वन होता है इन वनों में मनुष्यों और पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की इजाज़त नहीं होती है। तो इसका आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा संरक्षित वन। जबकि रक्षित वन जो होता है दोस्तों इसमें क्या होता है कि कुछ शर्तों के साथ पशु चराने लकड़ी काटने की इजाज़त होती है, तो यानी कि मनुष्य गतिविधियाँ इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होती हैं, जबकि संरक्षित वन में ये सब चीज़ें पूर्ण रूप से प्रतिबंध होती है। लेकिन झारखंड में सबसे ज़्यादा वन कौन सा पाया जाता है तो रक्षित वन का है, संरक्षित वन की मात्रा थोड़ी कम है रक्षित वन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दालमा अभ्यारण्य में किस पशु का बहुलता है। ऑप्शन ए में हो जाएगा बाघ का, बी में हो जाएगा शेर का, सी में हो जाएगा हाथी का और डी में हो जाएगा भेड़िया का।
तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों दलमा अभ्यारण्य जो होता है, आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। दलमा अभ्यारण्य झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है और इस अभ्यारण्य में हाथी की बहुलता अधिक होने के कारण यह हाथी संरक्षण का कार्य करती है। इसी तरह देखिए दोस्तों, तो 26 सितंबर 2021 को भारत सरकार के द्वारा सिंहभूम जिला के देश का प्रथम गज आरक्ष यानी एलिफेंट रिजर्व के रूप में अधिसूचित भी किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिरसा जैविक उद्यान यानी ओरमांझी रांची किस नदी पर स्थित है। तो ये भी प्रश्न पूछ देता है कभी कभी कि बिरसा जैविक उद्यान कहाँ है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ओरमांझी रांची में है। और ये पूछ रहा है कि किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों सफी नदी पर, बी में कह रहा है दोस्तों जुमार नदी पर, सी में कह रहा है कांची नदी पर और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि बिरसा जैविक उद्यान जो है आपका, इसका आंसर हो जाएगा सफी नदी, यानी सफी नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा सफी नदी के तट पर, और इसकी स्थापना 1994 में देखिए तो राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के किनारे हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अंबेडकर पार्क झारखंड के किस जिले यानी किस स्थान पर है। अंबेडकर पार्क झारखंड के किस स्थान पर है। ऑप्शन ए में कह रहा है जमशेदपुर में, बी में कह रहा है दुमका में, सी कह रहा है सिल्ली में और डी कह रहा है कि हजारीबाग में। तो अंबेडकर पार्क जो है दोस्तों वो रांची जिले के देखें तो सिल्ली में स्थित है। तो इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक वनों के संरक्षण तथा वन जीवों के प्रबंधन, आधारभूत संरचना, विकास तथा इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों को पूरा करने हेतु अक्टूबर 2009 में निम्न में से किसका गठन किया गया। ऑप्शन ए में कह रहा है कि वन ग्राम का, बी में कह रहा कहते हैं NIDM का, सी में कह रहा है CCKN 1A के तहत और डी में कह रहा है कि केम्पा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड प्रतिपूरक नवीनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण यानी केम्पा, तो इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि झारखंड कंपनसेंट्री एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी यानी केम्पा का फुल फॉर्म है। इसका गठन अक्टूबर 2009 में किया गया है। इसका झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण इसका पूर्ण नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रजातीय समूह की दृष्टि से झारखंड की अधिकतर जनजातियां किस समूह की है। ऑप्शन ए में कहा जाता है कि प्रोटोस्टाइड, बी में कह रहा है दोस्तों प्री द्रविड़ियन, सी में कह रहा है कि द्रविड़ियन और डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रजातीय दृष्टि से देखिए दोस्तों तो झारखंड की अधिकतर जनजातियां जो हैं वो प्रोटोस्टाइड प्रजाति की है, यानी कि ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। जबकि वहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो जो मुंडा और करमाली दो जैसे जनजातियाँ हैं जो प्री द्रविड़ियन के अंतर्गत आती हैं। तो प्री द्रविड़ियन के अंतर्गत पूछेगा कौन कौन जनजाति आती है झारखंड की, तो मुंडा हो जाएगा और करमाली जनजाति होगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि रांची स्थित यानी हटिया जो HEC की विद्युत आपूर्ति किस ताप विद्युत केंद्र से होती है। ऑप्शन ए में हो जाएगा बोकारो ताप विद्युत गिरी, बी में हो जाएगा चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरी, सी में हो जाएगा पतरातू ताप विद्युत गिरी और डी करेगा तेनुघाट ताप विद्युत गिरी। तो यहाँ पर अगर आंसर देखेंगे दोस्तों जो हटिया आपका पूछा भी जाता है कि HEC कहाँ है, तो हटिया में है और इसकी जो विद्युत की आपूर्ति जो होती है दोस्तों ये हो जाएगा पतरातू ताप विद्युत गिरी से। तो इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अलोह धात्विक खनिज बक्साइट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कि झारखंड में उच्च कोटि का बक्साइट पाया जाता है, बी में कह रहा है कि झारखंड के बक्साइट 52 से 55% तक एल्यूमिनियम पाया जाता है, सी में कह रहा है हजारीबाग और राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में बक्साइट पाया जाता है और डी कह रहा है कि इनमें सभी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो अलोह धात्विक खनिज यानी बक्साइट के संबंध में सभी कथन जो है वो आपका सत्य हो जाएंगे, इनमें सभी सत्य हैं। तो याद रखना है कि बक्साइट एक प्रकार का अलोह धात्विक खनिज है और यह पलामू के आसपास पाट क्षेत्र यानी रांची पठार लोहरदगा के आसपास का क्षेत्र, इसके बाद देखें तो हजारीबाग और राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में बक्साइट का अयस्क पाया जाता है। यहाँ पर देखिए तो उच्च कोटि का बक्साइट पाया जाता है दोस्तों, जिसमें से 52 से लेकर के 55% तक एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो इस तरह से आंसर आपका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग के संबंध में निम्न कथनों का सही कथन को पहचान कीजिए। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग के संबंध में निम्न कथनों में सही कथन को पहचान कीजिए। चलिए यहाँ पर एल्यूमिनियम से संबंधित बताना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि यह भारत का दूसरा सबसे
पुराना एवं दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है। बी में कह रहा है कि यह संयंत्र लोहरदगा और पलामू में बक्साइट के रूप में कच्चे माल की आपूर्ति होती है। सी में कह रहा है कि मुरी स्थित एल्युमिनियम उद्योग बक्साइट के मध्यवर्ती प्रोडक्ट्स एल्यूमिना की तैयारी करती है, यानी एल्यूमिना ही तैयार करती है। डी में कह रहा है कि इनमें सभी जो है वो सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि इनमें जो है सभी सही है कि झारखंड के एल्युमिनियम उद्योग भारत का दूसरा सबसे पुराना एवं दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है। यह संयंत्र देखिए दोस्तों तो लोहरदगा एवं पलामू के बक्साइट कच्चे माल के रूप में प्राप्त करता है। विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण यह कारखाना जो है बक्साइट से अंतिम उत्पाद नहीं बना पाता, बल्कि यह मध्यवर्ती उत्पाद एल्यूमिना बनाता है। तो यहाँ पर देखिए तो सभी कथन जो है वो सत्य हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रमुख इंजीनियरिंग इकाइयों एवं उसके संबंधित स्थान का सही मिलान कीजिए। ऑप्शन ए में कह रहा है उषा मार्टिन ब्लैक वायर रॉप्स लिमिटेड। ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो उषा मार्टिन ब्लैक वायर रॉप्स लिमिटेड जो हो जाएगा ये हो जाएगा टाटी सिल्वे। तो यहाँ पर नाम कुम दिया है, यानी कि एक गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों? टाटी सिल्वे होना चाहिए। बी में कह रहा है श्री राम बॉल बेयरिंग। ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका राटू रोड। यहाँ पर दिया है आपका टाटी सिल्वे, तो ये भी गलत हो जाएगा। श्री राम बॉल बेयरिंग जो है वो रातू रोड पर स्थित है। इसके बाद सी में कह रहा है दोस्तों कि भारत वेस्टफोलिया लिमिटेड। ये कहाँ है दोस्तों? नामकुम। तो इस तरह से सी आंसर आपका सही हो जाएगा कि सही मिलान कौन हो जाएगा कि भारत वेस्टफोलिया लिमिटेड का है, नामकुम में है। जबकि लेकिन तीनों ऑप्शन को याद रखिएगा कि उषा मार्टिन ब्लैक वायर और रॉप लिमिटेड जो है ये कहाँ हो जाएगा? टाटी सिल्वे में। और श्री राम बॉल बेयरिंग जो है ये हो जाएगा रातू रोड। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और तीसरा जो तो याद ही हो गया होगा कि भारत वेस्टफोलिया लिमिटेड नामकुम में। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड में रिफैक्टरी उद्योग के प्रमुख केंद्र निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए में कह रहा है चिरकुंडा, बी में कह रहा है दोस्तों कुमारधुबी, सी में कह रहा है झरिया और डी में कह रहा है कि इनमें सभी। तो रिफैक्टरी उद्योग में देखिए दोस्तों तो इसमें क्या होता है कि धमनी पट्टी में प्रयुक्त होने वाली ईंटों का निर्माण किया जाता है जो उच्च तापमान को सह सकती है। और इसका प्रयोग जो है ब्लास्ट फर्नेस यानी जो लो इस्पात में, और यहाँ पर लो इस्पात के साथ साथ देखें तो ये किया जाता है, मैंने लो इस्पात उद्योग में इसका किया जाता है। और इसमें देखें तो चिरकुंडा, कुमारधुबी और झरिया इन सभी जगहों में इसका उद्योग का प्रमुख केंद्र देखने को मिलता है। तो इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ICI इंडिया निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में कह रहा है सीमेंट उद्योग के लिए, बी में कह रहा है केबल के लिए, सी में कह रहा है स्टील के लिए और डी में कह रहा है विस्फोटक के लिए। तो ICI इंडिया जो होता है ICI समूह के एक स्वामित्व पर कार्य करती है। यहाँ पर विस्फोटक सामग्री का उत्पादन किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यह कंपनी जो है दोस्तों गोमिया नामक स्थान पर स्थित है तथा इसका नाम अब इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड है। अगला प्रश्न दोस्तों कि अब्रक औद्योगिक पट्टी निम्न में से किस क्षेत्र में विकसित नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है कि गिरिडीह में, ये पर ध्यान देना है कि नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन में कह रहा है गिरिडीह, बी में कह रहा है तेलैया और सी में कह रहा है चतरा और डी में कह रहा है कोडरमा। तो आपको ध्यान में रखना कि भारत का सबसे बड़ा अब्रक खनन या उसे संबंधित जो अब्रक औद्योगिक पट्टी जो विकसित हुए हैं वो मुख्य रूप से देखें तो आपका कोडरमा हो जाएगा, झुमरी तलैया हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखें तो आपका गिरिडीह भी विकसित किया गया, यानी कि यहाँ पर जो है चतरा नहीं होगा। यानी कहाँ विकसित नहीं है दोस्तों? तो चतरा जिला में विकसित नहीं थे। यहाँ पर सी जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को निम्न में से किस औद्योगिक पट्टी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए में कह रहा है अभ्रक औद्योगिक पट्टी, बी में कह रहा है दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी, सी में कह रहा है कि ऊपरी स्वर्ण रेखा औद्योगिक पट्टी और डी कह रहा है कि निचली स्वर्ण रेखा औद्योगिक पट्टी। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को जो है वो हो जाएगा आपका निचली स्वर्ण रेखा औद्योगिक पट्टी के अंतर्गत आता है, यानी इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्यपाल का कार्यकाल झारखंड में सबसे अधिक दिनों का रहा है? ऑप्शन ए में कह रहा है वेद प्रकाश
मारवाह का, बी में करा द्रौपदी मुर्मू जी का, सी में करा कि सैयद सिप्ते रजी जी और डी में करा है कि सैयद अहमद जी। आपको पता होगा कि यहाँ पर अगर देखें तो राज्यपाल में सबसे ज़्यादा कार्यकाल जो किसी का रहा है तो द्रौपदी मुर्मू जी का रहा है, जो अभी फिलहाल में ही ये यहाँ पर रिटायर्ड हुए हैं और अभी यहाँ पर इनके जगह पर द्रौपदी मुर्मू की जगह पर रमेश बैस नामक की नए राज्यपाल को नामित किया गया है, यानी कि नियुक्ति किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस तरह से आप अगर देखें तो जो द्रौपदी मुर्मू जी है पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। इसके बाद अगर पूछेगा दोस्तों तो एक सैयद सिप्ते रजी जी रहे हैं जिनका 4 साल 8 माह का लगभग कार्यकाल रहा था, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन आप द्रौपदी मुर्मू याद रखिए। अब जो नए आए हुए हैं रमेश बैस जी, उनका भी देखिए कि कितने दिन तक कार्यकाल रहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पढ़ा राजा के कामों में सहयोग के लिए एक खाली स्थान होता है जिसे सहायक कहा जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है मुंडा, बी में कह रहा है मानकी, सी में कह रहा है ठाकुर और डी में कह रहा है घटवार। तो पढ़ा राजा के कार्यों के सहयोग के लिए जो होता है ठाकुर होता है, जिसे सहायक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था, पढ़ा शासन व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है। तो उरांव जनजाति की जो व्यवस्था है दोस्तों, पढ़ा व्यवस्था, ये कितने स्तर पर काम करती है। ऑप्शन ए में कह रहा है 1 स्तर पर, बी में कह रहा है 2 स्तर पर, सी में कह रहा है 3 स्तर पर और डी में कह रहा है दोस्तों 4 स्तर पर। तो पढ़ा शासन व्यवस्था आप लोग ध्यान में होगा दोस्तों कि अगर कहीं कहीं बुक में देखेंगे तो 2 स्तर देता है, लेकिन इसकी हमने जहाँ तक पढ़ा है उसमें कहा गया है कि 3 स्तर पर काम करता है। तो इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जनजातीय शासन व्यवस्था में ना कहीं भी स्पष्टीकरण नहीं मिलती है और बड़ा कन्फ्यूजन होता है। कोई कोई जैसे क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में 2 ही प्रकार के काम करते हैं, कोई कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर देखें तो 3 स्तर में काम करते हैं। तो इसी चलते जो है कि कन्फ्यूजन बढ़ जाता है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, और इसी पर जो लोग हैं थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि 3 स्तर पर काम करते हैं। जैसे गांव स्तर पर उसको बोलते हैं भुइंहरी गांव, बीच में एक होता है पढ़ा स्तर पर और तीसरा जो होता है वो अंतर पढ़ा होता है, यानी कि 3 स्तर पर काम करते हैं। और आप अपने बुक में देखिएगा कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कहीं 2 स्तर कहीं 3 स्तर, क्योंकि कोई भी क्षेत्र है तो मान लीजिए कि आपका जो है संथाल परगना क्षेत्र हो गया, चाहे रांची का क्षेत्र हो गया, रातू रोड का क्षेत्र हो गया, तो हर जगह कहीं 2 जगह मानते हैं कहीं 3 जगह मानते हैं। तो इसी चलते इसमें कन्फ्यूजन बना रहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में गलत कथन की पहचान कीजिए, यानी कौन सा कथन जो है वो गलत है उसकी पहचान करना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इसका देखिए दोस्तों, तो ऑप्शन को आप समझिए। ऑप्शन में कह रहा है कि मानकी को नया बंदोबस्त करने तथा छोड़ी हुई जोत की जमीन का दूसरे रैयत के साथ बंदोबस्त करने का हक है। बी में कह रहा है मानकी की मंजूरी लेकर मुंडा मालगुजारी निश्चित करेगा जिसका आधा मानकी तथा आधा मुंडा ले सकता है। सी में कह रहा है कि मानकी अपने इलाके का पुलिस अधिकारी है और डी में कह रहा है कि सभी जो हैं वो सही है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपका आंसर ए राइट हो जाएगा कि मुंडा को नया बंदोबस्त करने तथा छोड़ी हुई जोत की ज़मीन को दूसरी रैयत के साथ बंदोबस्त करने का हक है, और बाकी जो है सारे कथन अगर देखें तो गलत है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो थोड़ा सा क्वेश्चन में है परिवर्तन होगा। क्वेश्चन में यहाँ कहना चाहिए निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन जो है वो सत्य है, तो यहाँ पर लिख दिया कि गलत है। गलत जगह में लिख दिएगा दोस्तों कि सही है। कौन सा कथन जो है वो सही है। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो मानकी मंजूरी लेकर मुंडा मालगुजारी निश्चित करेगा जिसका मानकी के साथ आधा मुंडा आधा ले सकता है। इसके बाद कह रहा है कि मानकी अपने इलाकों का पुलिस अधिकारी होता है। ये सभी कथन सही है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो मानकी नया बंदोबस्ती करने है, जोती हुई जोत को जमीन को दूसरे रैयत का बंदोबस्त करने का हक है। यानी कि यहाँ पर देखिए दोस्तों तो तीनों जो है वो ऑप्शन में दिख रहा है कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो इस पर थोड़ा सा यहाँ पर आप संशय लगा कर रखिएगा, स्टार मार्क्स लगा कर रखिएगा और इसको जो है अपने बुक में थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि कहीं कहीं देखते हैं तो मानकी जो होता है वो इलाके का पुलिस अधिकारी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मानकी जो होता है उनकी सहायता करने के लिए पुलिस की तरह कोतवाल जो होता है वो कार्य करता है।
इसके बाद देखिए दोस्तों, मानकी की मंजूरी लेकर मुंडा जो होता है मालगुजारी निश्चित करेगा, जिसका आधा मानकी तथा आधा मुंडा ले सकता है। ऐसा भी कहीं प्रोविज़न देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह से अगर देखें तो सभी कथन जो अगर मेरे अनुसार से देखें तो सभी जो हो जाएगा कथन वो गलत होगा। यहाँ पर सही लिखा है तो ये गलत होना चाहिए। एक बार इसको आप कन्फर्मेशन कर लीजिएगा और क्या है कमेंट करके मेरे को भी बताइए, क्योंकि इसके बारे में अभी तक मुंडा मालगुजारी से रिलेटेड चीज़ें अभी तक मैंने भी बुक में नहीं पढ़ा है। तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि माझी परगना शासन व्यवस्था में गुड़ाइत निम्न में से किसका सचिव का काम करता है। ऑप्शन ए में हो जाएगा परगनेत, बी में हो जाएगा देश माझी और सी में हो जाएगा माझी और डी में हो जाएगा प्राणिक। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो आपको पता होगा जो गुड़ाइत जो होता है वो आपका माझी के सचिव के रूप में काम करता है, यानी सी आंसर राइट हो जाएगा। तो माझी के कहने पर ही गांव को बैठक करने के लिए ग्रामीण को सूचित करता है। इसके अलावा गांव के पूजा पाठ में खजांची का कार्य भी करता है, यानी कि जो होता है व्यवस्था का कार्य भी गुड़ाइत के द्वारा किया जाता है। तो गुड़ाइत जो होता है वो सचिव की तरह कार्य करता है। किसके सचिव की तरह? तो माझी के सचिव की तरह। माझी परगना शासन व्यवस्था जो आप पढ़ते हैं दोस्तों, उस शासन व्यवस्था में आपको देखने को मिल जाएगा, जो संथाल जनजाति से संबंधित शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। कोई भी क्वेश्चन एक दो जो होता है दोस्तों प्रैक्टिस सेट में, चाहे आप कोई भी बड़े एग्जाम देने जाइए, एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, उसको इग्नोर करना है और आगे बढ़ना है। कि नहीं कि एक क्वेश्चन के चलते आप सेट बनाना छोड़ दिए और बीच में सेट बनाकर छोड़ करके दूसरे में चले गए, उससे क्या आपका टाइम वेस्ट होगा। और एक क्वेश्चन के चलते अपने माइंड को डाइवर्ट मत कीजिएगा। इस चीज़ को मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन हमेशा, आप बड़े बड़े एग्जाम भी देने जाएंगे, जो क्वेश्चन सेटर रहते हैं, जो प्रोफेसर लोग क्वेश्चन सेट करते हैं, तो उनके द्वारा भी एक दो गलतियां निकल ही जाती है। इसी चलते उस क्वेश्चन को देखते होंगे कि एग्जाम के बाद एक जो फाइनल आंसर की जा रही होता है इसमें स्टार मार्क लगा दिया जाता है, यानी कि क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, इसका क्या आंसर होगा, और उसमें सभी को नंबर दिया जाता है। इस चलते घबराइएगा मत, एक दो क्वेश्चन हमेशा आएंगे ऐसे। उसके लिए कोई भी आपकी सर्टिनिटी निश्चितता कोई बुक नहीं दे सकती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में यौन संबंधी अपराधों को दोषी पाए गए व्यक्ति को किस प्रकार से क्षमा की जा सकती है। ऑप्शन ए में करेगा यौन संबंधी अपराध से दोषी व्यक्ति को क्षमा नहीं किया जा सकता है। बी में कहा दोस्तों शुद्धिकरण करने पर क्षमा किया जा सकता है। सी में कहा दोस्तों कि लड़की को अपना लेने पर क्षमा किया जा सकता है। और डी में कहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है, अगर उसमें अगर देखेंगे दोस्तों आप पाएंगे कि शुद्धिकरण करने पर उसे क्षमा किया जा सकता है, यानी कि सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और शुद्धिकरण के द्वारा देखें तो उसमें क्या होता है कि भात भितार के माध्यम से एक बड़े भोज का आयोजन होता है और गाँव में सभी लोग को भोजन कराया जाता है। उसके बाद उसको समाज में फिर से शामिल कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नागवंशी शासन व्यवस्था में मानकी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि पर्व त्योहार में उपस्थित भीड़ पर नियंत्रण करना। बी में कह रहा है दोस्तों विवादों का भी निपटारा करना। सी में कह रहा है कि भूमि के संबंध में विशेष अधिकार था। और डी में कह रहा है कि इनमें से सभी कथन जो है वो सत्य हैं। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तीन में सभी कथन जो है वो सत्य हो जाएंगे, यानी कि नागवंशी शासन व्यवस्था में देखें तो मानकी का स्थान बाद में भुईहरी ने ले लिया था, भुईहर ने ले लिया था। नागवंशी शासन व्यवस्था आप पढ़ेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अगर देखें दोस्तों तो इसमें जो आपका हो जाएगा इनमें सभी कथन जो है वो सत्य हो जाएंगे, यानी कि नागवंशी शासन व्यवस्था मानकी अपने क्षेत्र में बहुत प्रभाव रखता था। जो पर्व त्यौहार के अवसर पर जब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते थे तो उनके जो है नियंत्रण करते थे और विवादों का निपटारा भी करते थे। और जो देखें तो राजा उनके अधीनस्थ जो जागीरदार होते थे वो बिना पढ़ा पंचायत की अनुमति के लगान वृद्धि भी नहीं करते थे। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर डी सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि अंग्रेज शासन एवं स्थानीय राजा ने इस क्षेत्र में अधिकार कर वसूली के लिए इस क्षेत्र को बिहार के लोगों को बसाना शुरू किया। आदिवासियों ने इसका विरोध किया। ये तमाड़ विद्रोह 1789 यानी 1789। तब बंगाल रेगुलेशन कब बनाया गया। ऑप्शन ए में करा दोस्तों 1837 में, बी में करा 1869 में यानी कि 1869 में। इसके बाद सी में करा का 1793 में और डी करा है कि 1795 में। तो इस क्षेत्र में देखें दोस्तों तो बिहार लोगों ने जिसमें शामिल थे उसमें ठेकेदार, साहूकार, जमींदार सभी ने मिलकर इस क्षेत्र की जनता को शांत जीवन में उथल पुथल मचा दिया था।
तो उस समय देखें तो आपके 1793 में बंगाल रेगुलेशन के तहत जो है पूरे बंगाल क्षेत्र में देखें तो छोटा नागपुर क्षेत्र भी शामिल था, उसी के अंतर्गत यहाँ पर शामिल किया गया था। और देखें तो अंग्रेज़ों के द्वारा देखें तो बंगाल रेगुलेशन लागू किया गया था 1793 ईस्वी में, यानी कि इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितनी धाराएं हैं? यानी पूछ रहा है दोस्तों CNT एक्ट 1908 में कितने धाराएं हैं? ऑप्शन ए में कह रहा है 371, बी में कह रहा है 268, सी में कह रहा है कि 272 और डी में कह रहा है 271। तो आपको पता होगा कि CNT एक्ट में देखें तो 271 धाराएं हैं और कितने अध्याय में बटा गया है दोस्तों, तो 19 अध्याय में है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अध्याय भी पूछ देगा, तो 19 अध्याय में है और 271 धाराएं हैं। और कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों, तो 2 अनुसूची भी है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रैयत के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है अधिकार अर्जित करने वाले व्यक्तियों के हित उत्तराधिकारी, बी में कह रहा है दोस्तों मुंडारी खुटकट्टी, सी में कह रहा है उपरोक्त दोनों और डी कह रहा है उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो रैयत के अंतर्गत आता है दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा अधिकार अर्जित करने वाले व्यक्तियों के हित के उत्तराधिकारी। इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आप रैयत के बारे में जो देखें दोस्तों तो CNT एक्ट की धारा 6 में उल्लेख किया गया है और इसमें परिभाषित किया गया है कि रैयत से प्राथमिक तौर पर ऐसे व्यक्ति को अभिप्रेरित करता है जिसमें स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा जोत की सेवकों द्वारा भागीदारी की सहायता से खेती करने में प्रयोजनार्थ भूमि धारण करने का अधिकार अर्जित किया हो। और इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को हित उत्तराधिकारी भी आते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें मुंडारी खुटकटीदार नहीं आते हैं। तो रैयत के अंतर्गत आपका आंसर ए सही है और मुंडारी खुटकटीदार ए नहीं आते हैं, इसको ध्यान में रखना है। एक मुंडारी खुटकटीदारी का हित अलग ही होता है। आगे बढ़ते हैं। अपने द्वारा धारित या जोती जाने वाली भूमि की बाबत किसी अभिधारिक द्वारा लगान का भुगतान किया जा सकेगा। ऑप्शन ए में कहा है कि लगान की प्राप्ति के लिए माल कचहरी में या ऐसे अन्य स्थान में जहां ऐसी भूमि का लगान पराया भुगतय हो देकर, बी में कहा है कि लगान की रकम भूस्वामी या उसके अभिकर्ता को विहित प्रारूप में डाक मुद्र देश के द्वारा सीधे या उपायुक्त के माध्यम से भेजकर, और सी में कह रहा उपरोक्त दोनों और डी में कह रहा उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर सी राइट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगर आप देखेंगे CNT एक्ट की धारा 53 में इसका उल्लेख किया गया है, तो आप उसको देख लीजिएगा, उपरोक्त दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किसी कार्रवाई में किसी न्यायालय के लिए किसी भू संबंधी शर्त के मूल्य को परिकलित करना आवश्यक हो जाए तो ऐसा मूल्य कार्रवाई के ठीक पूर्ववर्ती कितने वर्षों तक, यहाँ पर होगा दोस्तों वर्षों, यानी कितने वर्षों के दौरान अथवा किसी अल्पकर कालावधि के दौरान जिनके लिए साक्ष्य उपलब्ध हो उसका औसत मूल्य माना जाएगा। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों 2 वर्ष, बी में कह रहा है 3 वर्ष, सी में कह रहा है 5 वर्ष और डी में कह रहा है दोस्तों 10 वर्ष। तो यहाँ पर इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों कि 10 वर्ष। आप धारा 103 पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत कहा गया है कि कार्रवाई में किसी भी न्यायालय के लिए किसी भूमि संबंधी शर्त के मूल्य को परिकलन करना आवश्यक हो जाए तो ऐसा मूल्य कार्रवाई के ठीक पूर्ववर्ती 10 वर्षों के दौरान अथवा किसी अल्पकाल कार्य अवधि के दौरान जिसके लिए साक्ष्य उपलब्ध हो उसका औसत मूल्य माना जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि साधारणतः सरकारी जोत का यदि कोई हो या जोत जमानत के रूप में शपथ ली गई जमीन का लगान ग्राम प्रधान द्वारा दे कुल ग्राम लगान का कम से कम, ऑप्शन में कह रहा है कि 10% होगा, बी में कह रहा है कम से कम 6% होगा, सी में कह रहा है कम से कम 15% होगा और डी कह रहा है कम से कम 20% होगा। तो आप देखेंगे कि SPT एक्ट पढ़ेंगे दोस्तों, उसमें 1949 की जो SPT एक्ट में धारा 7 आप पढ़िए। धारा 7 के अंतर्गत कहा गया कि साधारण सरकारी जोत यदि कोई हो या जोत जमानत के रूप में शपथ ली गई जमीन का लगान ग्राम प्रधान के द्वारा दे कुल ग्राम लगान का कम से कम जो होना चाहिए वो 10% होगा। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, धारा SPT एक्ट 7 के तहत उल्लेख है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि संथाल परगना भूधारक अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 के अंतर्गत ग्राम प्रधान, मूल रैयत और रैयत पर लगाए गए तथा उनसे वसूले गए सभी जुर्माने खाली स्थान निधि में जमा किए जाएंगे। ऑप्शन ए में हो जाएगा राज्य निधि में जमा किए जाएंगे,
बी में कह रहा है केंद्र निधि में जमा किए जाएंगे। सी कह रहा है कि प्रधान की पुरस्कार निधि कहीं जाने वाली निधि में जमा किए जाएगी। और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भी दोस्तों ग्राम प्रधान मूल रैयत या रैयत पर लगाए गए जो लगान होंगे वो वसूले जाएंगे, तो कहाँ जमा किए जाएंगे? प्रधानों की पुरस्कार निधि कही जाने वाली निधि में जमा किए जाएंगे, और जिसे उपायुक्त की अनुमति से इसे खर्च किया जाएगा। आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना भूधारक अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 के अंतर्गत पुनः निरीक्षण के संबंध में उपबंध किया गया है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कि धारा 59 में, बी में कह रहा है दोस्तों धारा 60 में, सी में कह रहा है धारा 61 में, और डी कह रहा है धारा 58 में, यानी पुनः निरीक्षण के संबंध में उपबंध है। तो आप देखेंगे दोस्तों तो इसका आंसर आपका ए राइट हो जाएगा कि धारा 59 में पुनः निरीक्षण यानी दोबारा देखना यानी रिवीजन का उल्लेख किया गया है। वहीं अगर धारा 60 में कहा गया है कि रिव्यू यानी पुनर्विलोकन की बात जो है वो धारा 60 में कहा गया है, जबकि धारा 61 में कहा गया है कि केवल तकनीकी आधार पर आदेश का पुनः निरीक्षण नहीं होगा, और धारा 58 कहता है कि दूसरी अपील के बारे में उपबंध करता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि बंजर भूमि या खाली जोत के बंदोबस्ती करने में अधिकार अभिलेख में दर्ज सिद्धांतों का अतिरिक्त बात पर ध्यान दिया जाएगा। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों ग्राम समुदाय समाज या राज्य के अतिरिक्त बात पर ध्यान दिया जाएगा। बी में कह रहा है रैयत के जमाबंदी भूमि की बंजर भूमि के संधिया या सम्या। सी में कह रहा है कि प्रत्येक रैयत की आवश्यकताओं तथा उसकी आबाद लायक बनाने और आबाद करने की रायत के अनुसार भूमि का उचित एवं समयपूर्ण वितरण और उपरोक्त सभी। याद रखिएगा दोस्तों कि बंजर भूमि एवं खाली जोत के बंदोबस्ती करने में अधिकार अभिलेख में दर्ज सिद्धांतों के अतिरिक्त इन बातों को भी ध्यान दिया जाएगा, यानी कि सभी बातों पर ध्यान दिया जाएगा। उपरोक्त आपका सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि खाली स्थान या उससे अधिक ग्राम प्रधान समूल रैयत या भूस्वामी को संयुक्त रूप में बंदोबस्ती करना है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 2, बी में कह रहा है दोस्तों 1, और सी में कह रहा है दोस्तों 4, और डी में कह रहा है 5। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि आप एसपीटी एक्ट में अगर पढ़ेंगे धारा 31 के अंदर कहा गया है कि 2 या उससे अधिक ग्राम प्रधान समूल रैयत या भूस्वामी के संयुक्त रूप से बंदोबस्ती करने की उपबंधित है, यानी कि यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा कि 2 या उससे अधिक ग्राम प्रधान समूल रैयत या भूस्वामी को संयुक्त रूप से बंदोबस्ती करने का हक दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड के प्रथम औद्योगिक नीति का विस्तार किस वर्ष तक किया। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों मार्च 2009 तक, बी में कह रहा है मार्च 2010 तक, सी में कह रहा है मार्च 11 तक, और डी कह रहा है कि मार्च 2012 तक। तो झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति का विस्तार जो था वो मार्च 2011 तक किया गया था। यानी प्रथम औद्योगिक नीति कब बना था दोस्तों, तो आपको पता होगा 2001 में बना था, और इसका विस्तार मार्च 2011 तक था, जिसमें 10% विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। और यहाँ पर देखें तो मार्च, फिर देखें दोस्तों तो अगला जो औद्योगिक नीति घोषणा हुआ था वो 2012 में हुआ, और फिर 2016 में औद्योगिक नीति का घोषणा हुआ। तो इस तरह से औद्योगिक नीति की 3 बार घोषणा हो चुका है, लेकिन पहला का विस्तार जो था वो मार्च 2011 तक रहा था। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत झारखंड में उद्योग तथा निवेश को प्रोत्साहन के लिए खाली स्थान के द्वारा एकल खिड़की निपटारा व्यवस्था का निर्माण किया गया है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि उद्योग खनन एवं भू विज्ञान विभाग के द्वारा, बी में कह रहा है दोस्तों को ऊर्जा खनन एवं भू विज्ञान विभाग के द्वारा, सी में कह रहा है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, और डी कह रहा है कि इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि झारखंड में उद्योग तथा निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए उद्योग खनन एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखें खनन उद्योग और भू विज्ञान विभाग के द्वारा जो है एकल खिड़की निपटारा व्यवस्था का निर्माण किया गया, जिसमें व्यापार सुगमीकरण एवं राजकोषीय सहायता से संबंध तरीके से प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न दोस्तों की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास योजना के तहत प्रशासक इससे संबंधित आपत्तियों पर विचार के कितने दिनों के भीतर सर्वेक्षण के ब्यौरा को सरकार को भेज देगा। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 2 दिनों के भीतर, बी में कह रहा है दोस्तों 7 दिनों के भीतर, और सी में कह रहा है कि 15 दिनों के भीतर, और डी में कह रहा है दोस्तों 30 दिनों के भीतर। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि सर्वेक्षण एवं ब्यौरा के मसौदे पर प्रकाश की जो तारीख है वो 15 दिनों की अवधि
पर समाप्त हो जाता है, यानी कि इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। यानी कि देखिए दोस्तों, तो 15 दिनों के अंदर पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास प्रशासन संरक्षण के ब्यौरों को साथ उसके संबंध में निगरानी सिफारिश जो है वो राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे तथा उसकी एक प्रति जो है आम सूचना हेतु संबंधित ग्राम सभा तथा पंचायत को भेज दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादी के द्वारा रॉकेट लॉन्चर तथा LMG का समर्पण करने पर पुनर्वास अनुदान के अतिरिक्त कितनी राशि देने का प्रावधान प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 में किया गया है। ऑप्शन ए में कह रहा दोस्तों 1,00,000 रुपये, बी में कह रहा दोस्तों 50,000 रुपये, सी में कह रहा 40,000 रुपये और डी में कह रहा 20,000 रुपये। तो रॉकेट लॉन्चर LMG आप दोनों के लिए अगर देखें दोस्तों तो 1,00,000 रुपये की राशि देने का प्रावधान किया गया है। यानी प्रत्यार्पण के अलावा अगर साथ में प्रत्यार्पण करने आप जा रहे हैं, यानी कि अपने आप को सिलेंडर करने जा रहे हैं, उसमें आपके साथ अगर रॉकेट लॉन्चर या LMG जो राइफल होता है उसके साथ में जाते हैं, तो अगर इसके साथ जाएंगे तो आपको 1,00,000 रुपया अतिरिक्त दिया जाएगा उस राइफल के बदले, LMG के बदले या रॉकेट लॉन्चर के बदले। तो इस तरह से एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि प्रत्यार्पण राशि का अतिरिक्त इतनी राशि आपको अतिरिक्त दिया जाएगा। जैसे कि आप AK-47 राइफल है उसको लेके जाएंगे तो 75,000 रुपया दिया जाएगा। वहीं अगर वायरलेस सेट यानी जो फ़ोन में बात करने वाला वायरलेस होता है तो उसका रेंज के आधार पर निर्धारित होगा, 2,000 से लेकर के 10,000 रुपया दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2016 में घोषित झारखंड सरकार की स्थानीयता नीति में स्थानीय किसे माना गया। ऑप्शन ए में कह रहा है कि पूर्वज के नाम पर गत सर्वे खतियान में दर्ज हो, बी में कह रहा है दोस्तों कि झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में विगत 30 वर्ष या अधिक अवधि से करता हो एवं अचल संपत्ति अर्जित की हो, सी में कह रहा है कि झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो, और डी कह रहा है कि इनमें सभी। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों 3 में सभी हो जाएगा। आप अगर वर्ष 2016 में जो रघुवर दास के द्वारा जो स्थानीय नीति घोषित किया गया था उसमें इस सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया, उसको आप पढ़ सकते हैं। जो आपको अगर जो नीतियाँ पढ़ना है उस नीति के अंतर्गत ये भी आपकी एक टॉपिक आती है, तो उसमें इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2016 में घोषित मुख्यमंत्री रघुवर दास की स्थानीय नीति विवादित क्यों हो गया। ऑप्शन ए में कह रहा है कि इस नीति में रघुवर दास की सरकार ने 13 अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों के लिए तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय नौकरियों के लिए आरक्षण कर दिया। बी में कह रहा है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों ने बाहरी लोगों को उनके क्षेत्र में नौकरी दिए जाने का विरोध करने लगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी कह रहा है कि ए और बी दोनों सही है और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर सी आंसर राइट हो जाएगा कि दोनों चीज़ें सही है। इसी चलते जो है इनका विरोध करने लगे, स्थानीय नीति जो है विवादित हो गया। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, हाई कोर्ट रद्द कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड में नागरिकों के लिए सेवा का अधिकार कानून क्यों बनाया गया। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों सरकारी विभागों में नागरिकों का काम समयबद्ध नहीं होते थे। बी में कह रहा है दोस्तों कि सरकारी कार्यालयों में नागरिकों के काम अटके रहते थे। सी में कह रहा है कि सरकारी कार्यालयों में नागरिकों को रिश्वत देकर काम करने के लिए मजदूर होना पड़ा था, यानी कि मजबूर होना पड़ा था। और डी कह रहा है कि इनमें सभी। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों 3 में सभी हो जाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि झारखंड के नागरिकों के लिए सेवा का अधिकार कानून लाया गया था इन सभी कारण की वजह से। और ये कब लाया गया था दोस्तों, राइट टू सर्विस एक्ट 2011 में लाया गया था। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और जिसमें अंतर्गत बहुत सारे चीज़ों का प्रावधान किया गया है कि आपका पासपोर्ट कितना दिन के अंदर बना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस की कितना अवधि है, सभी चीज़ का एक अवधि बताया गया है कि इतना दिन के अंदर आपको बन के मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो उसके खिलाफ जो है आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो राइट टू सर्विस एक्ट झारखंड में 2011 में लाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि जर्मिया फिलीपींस के द्वारा संथाली भाषा में कौन सी पुस्तक लिखी गई। ऑप्शन ए में कह रहा है इन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज, बी में कह रहा है कि ऑफ द संथाल लैंग्वेज, सी में कह रहा है दोस्तों मटेरियल्स फॉर ए संथाली ग्रामर, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना कि जर्मिया फिलीपींस के द्वारा अगर देखें तो आपको लिखा गया है इन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। तो इसको ध्यान में रखना है कि इन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज नामक पुस्तक जो लिखी है वो आपकी जर्मिया फिलीपींस के द्वारा लिखा गया है। वहीं अगर देखें दोस्तों तो आज आपको मटेरियल फॉर ए संथाली ग्रामर, ये जो है आपका ये जो बुक है मटेरियल फॉर द संथाली ग्रामर, ये जगह PO बोर्डिंग के द्वारा लिखा गया है। तो इसको भी नाम याद रखिएगा, PO बोर्डिंग।
ये इनके द्वारा लिखा गया है। वहीं अगर देखें दोस्तों, जो 1929 में प्रकाशित हुआ था, ये भी ध्यान में अगर रख सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ें और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ए ग्रामर ऑफ दी संथाली लैंग्वेज, ये जो लिखा है ऑफ दी संथाली लैंग्वेज, ये पूरा नाम है बुक का, एक ग्रामर ऑफ दी संथाली लैंग्वेज, जो 1873 ईस्वी में देखें तो एस्कैप्सरूड के द्वारा लिखा गया बुक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। इन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज जर्मिया फिलीपींस का रचना है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हो भाषा के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि हो जनजाति की भाषा का नाम भी हो ही है। इसके बाद कह रहा है दोस्तों कि इस भाषा की अपनी शब्दावली एवं उच्चारण पद्धति है। सी में कह रहा है कि इसमें 19वीं शताब्दी के पूर्व की लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। डी में कह रहा है कि इनमें जो है सभी जो है वो सही हैं। तो आप अगर देखेंगे दोस्तों तो हो जनजाति की भाषा के विषय में सभी कथन जो है वो सही है कि हो जनजाति की भाषा का नाम हो ही है। और हो लोग साहित्य अधिकांशतः जो है मौखिक रूप में ही विकसित हुआ है। फिर भी इस भाषा का अपनी शब्दावली का उच्चारण पद्धति है और 19वीं शताब्दी से पूर्व का लिखित सामग्री से उपलब्ध देखने को नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी पुस्तक शरद चंद्र राय के द्वारा लिखित है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों द उरांव ऑफ छोटा नागपुर, बी में कह रहा है द उरांव कस्टम एंड रिलीजन, सी में कह रहा है कि ए और बी दोनों, और डी कह रहा है कि द उरांव। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों कि दोनों पुस्तक जो है आपका द उरांव ऑफ छोटा नागपुर तथा द उरांव कस्टम एंड रिलीजन, ये दोनों जो पुस्तक है आपका शरद चंद्र राय के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नागपुरी भाषा के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि नागपुरी भाषा सादरी के नाम से जानी जाती है, बी में कह रहा है कि यह मगधी प्राकृतिक से विकसित एक भाषा है, सी में कह रहा है दोस्तों यह भाषा झारखंड के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बोली जाती है, और डी कह रहा है कि इनमें सभी जो है वो सही है। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो आपका जो है सभी कथन जो है आपका सही हो जाएगा। नागपुरी भाषा सादरी एवं गांवारी के नाम से भी जानी जाती है, यह मगधी प्राकृतिक से विकसित एक भाषा है तथा यह देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी बोली जाती है, यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों झारखंड का पहला साप्ताहिक पत्र है। ऑप्शन ए में कह रहा है आर्यावत, बी में कह रहा है छोटा नागपुर पत्रिका, सी में कह रहा है आदिवासी, और डी में कह रहा है हितवाद। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो झारखंड का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र जो है वो आपका आर्यावर्त हो जाएगा, जिसे धार्मिक समाचार पत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रकाशन देखिए दोस्तों तो रांची था, और यह पत्रिका को पहली बार 1898 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और इसके संपादक का नाम भी याद रख सकते हैं, बालकृष्ण सहाय थे। अगला प्रश्न है कि निम्न अनुसंधान संस्थान को सही मिलान कीजिए। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, चलिए इसको मिला ही देते हैं। कहाँ है दोस्तों केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, ये हो जाएगा आपका जलगोड़ा में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों जमशेदपुर में। और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, ये सबको पता होगा, ये धनबाद में। और कुष्ठ रोग अनुसंधान संस्थान, ये भी पता है, रांची में। तो इस तरह से अगर मिलाएंगे दोस्तों तो आपका जो है आंसर जो है आपका सी राइट हो जाएगा, यानी केंद्रीय अनुसंधान संस्थान हो जाएगा जलगोड़ा, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जमशेदपुर, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद, और कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र हो जाएगा रांची। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड की विभिन्न शिक्षा संस्थानों एवं उसकी स्थापना वर्ष का सही मिलान करें। यहाँ पर देखिए दोस्तों शिक्षा संस्थान और उससे संबंधित को सही मिलान करना कि कौन से सही, यहाँ पर कूट भी दिया हुआ है। तो चलिए ऐसे ही आपको हम बता दे रहे हैं। रांची वेटनरी कॉलेज रांची, इसकी स्थापना कब हुआ तो आप यहाँ पर अगर मिलाएंगे दोस्तों तो रांची वेटनरी कॉलेज रांची की स्थापना हुआ था 1964 में हुआ था, यानी कि यहाँ पर 1964 हो जाएगा ये वाला। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला पढ़ा के रांची एग्रीकल्चर कॉलेज रांची, तो रांची एग्रीकल्चर कॉलेज रांची की स्थापना 1955 में हुआ है, यानी कि दूसरा पर अगर देखें तो यहाँ 1955। और रांची कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री रांची, ये कब हुआ था दोस्तों तो इसका हुआ था 1961 में हुआ था, यानी कि यहाँ पर 1961 हो जाएगा। इसके बाद होम्योपैथी कॉलेज एंड हॉस्पिटल महिजाम, ये कहाँ है दोस्तों तो महिजाम जो है आपका महिजाम जामताड़ा दुमका,
तो ये अब जामताड़ा में, पहले दुमका में था, ये हो जाएगा 1974 में। तो इस तरह से अगर आप इसको मिलान करेंगे दोस्तों तो इसका जो है बी सही हो जाएगा मिलान। अगर देख लीजिएगा तो पहला के चौथा और दूसरा के तीसरा और तीसरा के दूसरा और चौथा के पहला। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संथाली भाषा के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यानी कौन सा कथन जो है गलत है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कि संथाल जनजाति की भाषा संथाली है। बी में कह रहा है दोस्तों कि संथाली अपनी भाषा को होड़ रोड अर्थात होड़ लोगों की बोली कहते हैं। सी में कह रहा है दोस्तों कि संथाली भाषा के 3 रूप पाए जाते हैं। और डी ऑप्शन में कह रहा है कि इनमें सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो आपका जो है वो सी गलत हो जाएगा, यानी कि संथाली भाषा के 3 रूप पाए जाते हैं, गलत है। संथाली भाषा का अगर देखें दोस्तों तो इसके 2 रूप पाए जाते हैं, एक होता है शुद्ध संथाली, एक होता है मिश्रित संथाली। तो इसको ध्यान में रखना है कि जो मिश्रित संथाली है वो देखें तो बंगाल और उड़ीसा जो है और मैथिली, इन भाषाओं में मिश्रण रूप से देखने को मिलता है, यानी बंगाला भाषा में, उड़िया भाषा में और मैथिली भाषा में देखने को थोड़ा बहुत मिलता है। और एक होता है शुद्ध संथाली। तो 2 ही रूपों में संथाली भाषा देखने को मिलता है। यहाँ पर दिया है 3 रूप, तो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंगा वाग यंत्र के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यानी कि गलत है। ऑप्शन कह रहा है कि प्रायः बैल या भैंस के सींग से बनाए जाने के कारण इसे सिंगा कहा जाता है। बी में कह रहा है दोस्तों कि सिंगा के चौड़े सिर पर मुंह से फूंक कर, यानी मुंह से फूंक मारकर इसे बजाया जाता है। सी ऑप्शन में कह रहा है कि शिकार के वक्त पशुओं को खदेड़ने के लिए बजाया जाता है। डी में कह रहा है दोस्तों कि सभी कथन सत्य हैं। तो आप सिंगा वाग यंत्र देखे होंगे, हम वाग यंत्र एक बार वीडियो बनाए थे, दूसरों पर पढ़ाए थे। और सिंगा वाग यंत्र में क्या होता है, सींग के चौड़े सिर पर नहीं बल्कि जो पतले मुंह होता है, यानी सींग के नुकीले साइड यानी ऊपरी साइड में उसे फूंक मार करके बजाया जाता है, यानी कि सी यहाँ पर देखिए दोस्तों तो सिंगा के कथन के संबंध में आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी चौड़े मुंह में ना फूंक करके पतले मुंह में फूंकते हैं और चौड़े साइड से हवा निकलती है जिससे एक आवाज़ निकलती है सिंगा की। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा पर्व धांगरों की विदाई का पर्व है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों चांदी पर्व, बी में कह रहा है नावाखानी पर्व, सी में हो जाता है कदलेटा पर्व और डी कह रहा है माघे माथे पर्व। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर माघे पर्व जो होता है या माघे पर्व, ये माघ महीने में मनाया जाता है। और माघ महीने तक देखिए दोस्तों कृषि मजदूर, खेतीहर मजदूर जो जितने भी होते हैं वो सारे कार्य समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इस त्यौहार को धांगरों की विदाई के पर्व पर मनाया जाता है। नावा मुन्नी खर जो होता है नावा अना जाने पर बनाते हैं। कादो लेटा यानी देखिए दोस्तों तो जब बरसात होती है तो कादो लेटा पर्व मनाया जाता है जिसमें मेट की भूत भगाने के लिए होता है। चांदी पर्व आप लोग जानते ही होंगे, चांदी पर्व जो होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा नृत्य जो है स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। ऑप्शन ए में करा पाइका नृत्य, बी में करा जदुर नृत्य, सी में करा नटुआ नृत्य और डी में करा कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा दोस्तों कि जदुर नृत्य जो होता है वो स्त्री और पुरुष का सामूहिक नृत्य है। और इस नृत्य में जो होता है धीमी गति से लय ताल में नाचते हैं तथा इस नृत्य में देखें तो कोलोम सिंगोगा पर्व यानी कोलोम सिंगोगा पर्व जो फागुन में मनाया जाने वाला है, इसके बाद आरंभ होता है और सरहुल पर्व तक यह चलता है जदुर नृत्य, जिसमें स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कोहबर कला चित्रकारी निम्न में से किस देवी देवता का विशेष चित्रण मिलता है। ऑप्शन ए में हो जाएगा पशुपति, बी में हो जाएगा दुर्गा देवी, सी में हो जाएगा काली देवी और डी में कह रहा है सिकी देवी। तो आपको पता है कोहबर चित्रकारी में सिकी देवी का विशेष चित्रण देखने को मिलता है, तो इसका आंसर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण JET निम्न में से किन विद्यालयों के शिक्षकों और संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता पिता एवं अभिभावकों की समस्याओं का निराकरण हेतु एक अपीलीय न्यायाधिकरण है। ऑप्शन ए में हो जाएगा सरकार के विद्यालय, बी में कह रहा है कि निजी विद्यालय, सी में कह रहा है कि ए और बी दोनों और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों कि सहायता प्राप्त जो है वो निजी विद्यालय या शिक्षकों के माता पिता है, वो अभिभावकों की समस्याओं के निराकरण के हेतु एक अपीलीय न्यायाधिकरण है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों
आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी सहसंबंध या निजी विद्यालय सरकारी विद्यालय के संबंध में इसका प्रोविजन नहीं है, यानी कि बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड सरकार ने खाली स्थान यानी कि कितने लाख किसानों को स्मार्टफोन प्रदान करने के लिए एक नई मोबाइल फ़ोन योजना शुरू किया है, जिसे झारखंड मुक्त मोबाइल फ़ोन योजना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 10 लाख, बी में कह रहा है दोस्तों 30 लाख और सी में कह रहा है कि 20 लाख और डी में कह रहा है दोस्तों 28 लाख। तो यहाँ पर ध्यान में रखने की ज़रूरत है दोस्तों, 28 लाख आंसर हो जाएगा कि झारखंड सरकार ने 28 लाख किसानों को स्मार्टफोन प्रदान करने के लिए एक फ्री मोबाइल फ़ोन योजना शुरू किया है और इस योजना से किसानों को ई नाम पोर्टल से जुड़ने के और सीधे अपने उत्पादन बेचने में सहायता मिलेगी, इसलिए इसका प्रोविज़न किया गया है और नई योजना का शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि इस योजना का प्रारंभ 18 दिसंबर 2019 को किया गया। बी में कह रहा है दोस्तों इस योजना का शुरुआत झारखंड राज्य के खूंटी जिले से बिरसा मुंडा का गांव उलिहातू अमित शाह के द्वारा किया गया था। सी में कह रहा है कि इस योजना के तहत कुल 24 परियोजनाओं का चयन किया गया और डी में कह रहा है कि इस योजना के तहत सरकार के द्वारा 30 गाँवों के विकास का निर्धारण किया गया। तो इसका आंसर यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपका ए जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना का जो प्रारंभ है वो 18 दिसंबर 2017 को हुआ है, न कि 19 को, तो 2017 को हुआ था। इस चलते जो आपका यहाँ पर जो है ये गलत हो जाएगा। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य आपको पता होगा दोस्तों कि राज्य के शहीदों के गाँव का विकास करना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना का लाभ पाने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त रखी गई है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कि इस योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी को अधिकतम 2 बच्चे होना चाहिए। बी में कह रहा है दोस्तों कि लड़की की विवाह न्यूनतम 18 वर्ष में होनी चाहिए। सी में कह रहा है दोस्तों कि लाभार्थी को विद्यालय से उत्तीर्ण होकर निकलने तक उसकी पढ़ाई पर विराम नहीं लगना चाहिए और डी कह रहा है कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो आपको पता होगा मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत जो है वो 15 नवंबर 2011 को किया गया था और इसके तहत देखें तो सभी योजनाएं यानी कि जिसमें प्रोविज़न दिख रहा है ये सभी कथन आपके सत्य हो जाएंगे, यानी कि डी जो है उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कि टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन ए में करेक्ट 2001 में, बी करेक्ट 2002 में और सी करेक्ट 2003 में और डी करेक्ट 2004 में। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2002 राइट हो जाएगा कि टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम की शुरुआत 2002 में किया गया था और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था किसानों तथा पशुपालकों को दूध उत्पादन से संबंधित सुविधाएं प्रदान करना। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन ए में कहा जाए 2001 में, बी में कहा 2005 में, सी कहा 2007 में और डी कहा 2009 में। तो बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत जो हुआ था दोस्तों ये वर्ष 2001 में किया गया था और इसका उद्देश्य था वैसे अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना जो राज्य से बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ें का प्रोविज़न किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कृष्ण बल्लभ सहाय ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निम्न में से किस स्थान पर निभाई। ऑप्शन ए में करा दोस्तों रांची से, बी में करा का हजारीबाग से, सी करा पलामू से और डी करा के सिंहभूम से। तो कृष्ण बल्लभ सहाय ने देखे दोस्तों तो राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये हजारीबाग से निभाए थे, तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। और कृष्ण बल्लभ सहाय आपको पता होगा कि 1963 से लेकर के 67 के दौरान ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे। अगला प्रश्न है कि जयपाल सिंह का जन्म खूंटी के किस गांव में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा टकरा, बी हो जाएगा उल्लेहातू, सी हो जाएगा लालकंद और डी हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, यानी चालकंद है दोस्तों, लालचंद बोल रहा हूँ चालकंद। तो यहाँ पर आपको पता होगा जयपाल सिंह मुंडा का जन्म जो है वो खूंटी जिले के आपको टाकरा गाँव में हुआ था, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इनका जन्म जो था 3 जनवरी 1903 ईस्वी को खूंटी जिले के टाकरा गांव में एक मुंडा परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि
सुशील कुमार बांगे के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ऑप्शन ए कह रहा है कि वे बिहार विधानसभा के विपक्षी दल के नेता की भूमिका निभाए थे। बी कह रहा है कि उन्होंने मुंडारी पत्रिका जगर सड़ा का संपादन किया। सी में कह रहा है इनका निधन 1984 में पटना में हुआ। डी कह रहा है कि सभी कथन सत्य हैं। तो आप सुनील कुमार बांगे के संबंध में अगर देखें दोस्तों तो सभी कथन आपके सत्य हो जाएंगे, यानी कि आंसर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि झारखंड में पर्यावरण को सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाला कारक कौन है। नगरीकरण, बी में कारक प्रदूषण, सी में कारक उद्योग और डी में कारक वनोन्मूलन। तो यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा, वनोन्मूलन। झारखंड पर्यावरण में सर्वाधिक क्षति वनोन्मूलन के कारण पहुंचती है दोस्तों, क्योंकि इसका जो कारण है यह है कि वृक्षों का धीरे धीरे गायब होना है। देखिए तो झारखंड में वृक्षों की संख्या धीरे धीरे, घने वृक्षों की संख्या घटती जा रही है, इसलिए वनोन्मूलन से झारखंड में देखें तो प्रदूषण की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, यानी पर्यावरण में सर्वाधिक क्षति पहुँच रही है। इसी चलते वन में बढ़ावा देने के लिए सरकार हमेशा से कार्य करती है और केंद्र सरकार के दिए हुए योजनाओं का लाभ उठाते हुए राज्य सरकार अग्रणीय कार्रवाई करते रहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस दवा के प्रयोग से पशुओं में मरने के कारण गीधों की मृत्यु होती है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों डाइसेम आयोडीन, डाइसेम आयोडीन। बी में कह रहा है दोस्तों कि डाइबेंजीन। सी में कह रहा है दोस्तों डाइक्लोफेनिक सोडियम और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा दोस्तों कि पशु में दर्द निवारण हेतु दी गई दवा का नाम है डाइक्लोफेनिक सोडियम। और इससे क्या होता है कि पशु जब मृत्यु हो जाती है और इस मृत्यु की वजह से जब गिद्ध लोग इसे खाते हैं तो 30 दिनों के भीतर गिद्ध के फेड़े में इन्फेक्शन होता है और गिद्धों की संख्या धीरे धीरे इसी कारण मृत्यु हो जा रही है और कम होती जा रही है। तो इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए में कह रहा है 2000, बी में कह रहा है 2001 में, सी कह रहा है 2002 में और डी कह रहा है 2003 में। तो आप देखेंगे तो झारखंड में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जो है दोस्तों वो 2001 में की गई है। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इसका मुख्य उद्देश्य है संसाधनों के टिकाऊ उपयोग के साथ इस बोर्ड के कार्य जो है वो जल की कुशलतम उपयोग और उद्योगों तथा जल, लकड़ी एवं कोयला का कम उपयोग एवं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रखा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना में सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए में हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, बी में करा दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना, सी में करा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना और डी करा छठी पंचवर्षीय योजना। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में सूखा क्षेत्र का विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो आपको ध्यान में रखना है कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड का कौन सा भाग सूखा से अत्यधिक प्रभावित रहता है। ऑप्शन ए में हो जाएगा उत्तरी पूर्वी भाग, बी में हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी भाग, सी में कहा है दोस्तों पूर्वी भाग और डी कहा है कि उत्तरी और पश्चिमी भाग, यानी कि पलामू गढ़वा का क्षेत्र जो है अधिक सूखाग्रसित क्षेत्र है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान में रखना है दोस्तों कि पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा ये पश्चिमी भाग के अंतर्गत आते हैं और ये क्षेत्र देखें तो हमेशा सूखा क्षेत्र घोषित होते रहते हैं, विशेष रूप से पलामू। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ललमटिया खनन दुर्घटना कब हुई थी जिसे खदान धंस जाने के कारण करीब 20 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए में करा 2005 में, बी में करा 2008 में, सी करा 2010 में और डी करा 2016 में। तो ललमटिया खनन दुर्घटना जो हुआ था दोस्तों ये 2016 में हुआ था, जो झारखंड के गोड्डा जिले में एक घटना देखने को मिली थी। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड में औद्योगिक आपदा जोखिम से जुड़ी गतिविधियों के संचालन हेतु कौन सा संस्थान उत्तरदायी है। तो औद्योगिक आपदा से जोखिम से जुड़ी गतिविधियों के संचालन हेतु आपका संस्था बताना है कि कौन सा जिम्मेदार है। ऑप्शन ए में मेकॉन, बी में कहा है श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, सी में कहा है XLRI जमशेदपुर और डी कहा है 6 रांची। तो आपको इसमें भी ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों कि झारखंड में औद्योगिक आपदा जोखिम से जुड़ी गतिविधियों के संचालन हेतु मेकॉन जो है वो आपके लिए उत्तरदायी है। और मेकॉन कहाँ है दोस्तों, तो रांची में स्थित है। मेकॉन चौक आप लोग देख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए में हो जाएगा स्टीफन मरांडी, बी में हो जाएगा रविंद्रनाथ महतो, सी में हो जाएगा आलमगीर आलम और डी में हो जाएगा चंपई सोरेन। तो आपको पता होगा कि नाला से विधानसभा के विधायक रह चुके रविंद्रनाथ महतो को विधानसभा का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर इनका विधानसभा क्षेत्र भी याद रखिएगा कि नाला, याद रखिएगा नाला से
देखें और ये झारखंड के देखें तो 5वें विधानसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ ली हैं, और अगर स्थान क्रम के आधार पर देखें तो 9वें विधानसभा अध्यक्ष होंगे और व्यक्ति के आधार पर 5वें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली झारखंड की पहली सिंगर कौन है। ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों साक्षी सिंह, बी में हो जाएगा शिल्पा राव, सी में हो जाएगा स्नेहा गुप्ता और डी में होगा झिलमिल कुलपति। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जमशेदपुर की शिल्पा राव। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा, जो जमशेदपुर की शिल्पा राव फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली झारखंड की पहली सिंगर बन गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सुमित कुमार किस खेल से संबंध रखते हैं। ऑप्शन ए में हो जाएगा बैडमिंटन, बी में हो जाएगा क्रिकेट और सी में हो जाएगा टेनिस और डी में हो जाएगा हॉकी। तो सुमित जो है दोस्तों इनका जो खेल है वो हो जाएगा आपका टेनिस खेल। तो इसको भी ध्यान रखेगा। सुमित जो है टेनिस के चैंपियन हैं और ये रांची के रहने वाले हैं और ये झारखंड के प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में किसे नारी शक्ति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए में कहा दोस्तों चामी मुर्मू, बी में हो जाएगा रेणुका यादव, सी में हो जाएगा प्रीति दुबे और डी में हो जाएगा असुमता लाकड़ा। तो आपको याद होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के सबल का प्रतीक चामी मुर्मू को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार 2019 से इसे सम्मानित किया है। तो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है चामी मुर्मू जी। इसका आंसर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि लॉकडाउन के दौरान मौसम की मार से पीड़ित किसानों को मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार हर जिले को कितनी राशि मुहैया कराएगी। ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों 5 लाख, बी में हो जाएगा 10 लाख, सी में हो जाएगा 15 लाख और डी में हो जाएगा 25 लाख। तो आपको पता होगा कि लॉकडाउन के दौरान मौसम की मार से पीड़ित किसानों को मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार ने हर जिलों को 25-25 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि फीफा अंडर-17 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता 2021 के लिए इंडिया कैंप में झारखंड ने कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों 4 खिलाड़ी को, बी में हो जाएगा 8 खिलाड़ी को, सी में हो जाएगा 12 खिलाड़ी को और डी में हो जाएगा 16 खिलाड़ी को। तो पता होगा दोस्तों कि भारत में होने वाले वर्ल्ड कप अंडर-17 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में कैंप में झारखंड के 12 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर इसको ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। और ये सभी 12 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण झारखंड स्टेट स्पोर्ट प्रमोशन सोसाइटी JSSPS की निगरानी में होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड राज्य से 2 नए राज्यसभा सांसद कौन निर्वाचित हुए हैं। ऑप्शन ए में हो जाएगा शिबू सोरेन, बी में हो जाएगा दीपक प्रकाश और सी कह रहा है कि ए एवं दो दोनों और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा झारखंड में अभी 2 नए राज्यसभा सांसद पिछले साल नामित हुए हैं। दीपक प्रकाश जी बीजेपी से और शिबू सोरेन जी अपनी पार्टी JMM से। तो यहाँ पर उपरोक्त दोनों हो जाएंगे, यानी सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में किसे पंडित दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों हरि मुंडा जी को, बी में हो जाएगा गंदूरा उरांव, सी में हो जाएगा दिनेश महतो और डी में हो जाएगा निरंजना हेरेंज। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो रांची जिले के मांडर में रांची जिले के अंदर एक मांडर प्रखंड है, वहीं की गुड़गुड़िया जनजाति यानी गुड़गुड़िया एक जगह है दोस्तों, गुड़गुड़ जाड़ी के निवासी जो हैं वो आपके देखें तो गंदरा उरांव, इसको ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा दोस्तों। वो यहाँ के निवासी हैं गंदरा और उन्हीं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड के सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में केंद्रीय मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा गंदरा उरांव को 50,000 रुपये का नगद राशि के साथ देकर इसे ऑनलाइन सम्मानित किए थे। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड के सुशांत मिश्रा युवा क्रिकेटर खिलाड़ी को IPL 2020 में किस टीम के साथ जुड़ेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है कि चेन्नई सुपर किंग के साथ, बी में हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर के साथ, सी में हो जाएगा दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ और डी हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ। तो याद रखना है दोस्तों कि इंडियन अंडर-19 टीम में खेलते हुए प्रभावशाली प्रदर्शन और IPL टीमों में ध्यान खींचने वाले रांची के सुशांत मिश्रा जो है IPL KT रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के रूप में एक साथ संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे और यहीं से देखें तो आपके खेलने की प्रावधान किया गया है, यानी कि यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा दोस्तों। सुशांत मिश्रा इस साल IPL के खिलाड़ियों में
नीलामी सूची में थे। हालांकि इसे किसी टीम ने अनुबंधित नहीं हो पाया और भारतीय कप्तान विराट कोहली भी टीम बेंगलुरु के सुशांत को प्रैक्टिस प्लेयर के रूप में आईपीएल में रहने का निमंत्रण दिया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत झारखंड के किस शहर में बुलेट प्रूफ जैकेट और अन्य रक्षा उत्पादन बनाए जाएंगे? ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों रांची में, बी में हो जाएगा जमशेदपुर में, सी में हो जाएगा आदित्यपुर में और डी हो जाएगा बोकारो में। तो आपको याद होगा दोस्तों कि केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत राज्य के आदित्यपुर शहर, आपको ध्यान देने की जरूरत है, आदित्यपुर शहर में बुलेट प्रूफ जैकेट और अन्य रक्षा उत्पाद निर्मित होने की बात को कहे थे। तो इस चलते यहाँ पर आपका आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि देश की नई संसद भवन की इमारत का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए में हो जाएगा टाटा के द्वारा, बी में हो जाएगा दोस्तों L&T के द्वारा, सी में हो जाएगा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा और डी हो जाएगा अडानी ग्रुप के द्वारा। तो आपको पता होगा दोस्तों कि नई संसद भवन का इमारत का निर्माण जो है टाटा प्रोडक्शन लिमिटेड के द्वारा करने की प्रावधान किया गया है, जिसमें यह कहा गया दोस्तों कि यह इमारत 21 माह में बन के तैयार हो जाएगी। तो इसका आंसर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गोवा में शुरू होने वाले ISL इंडियन सुपर लीग फुटबॉल लीग में झारखंड की कौन सी टीम शामिल हुई है? ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों रांची रेडर्स, बी में हो जाएगा जमशेदपुर फुटबॉल क्लब, सी में हो जाएगा बोकारो फुटबॉल क्लब और डी में हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम फुटबॉल क्लब। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों कि जो कोरोना संक्रमण के कारण जो है तो ISL इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टीम जो लीग होने वाला है वो भारत की में ही शुरू किया जा रहा है और इसमें देखें तो आपके जो है झारखंड के जमशेदपुर फुटबॉल क्लब शामिल होंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने प्रोडक्शन हाउस धोनी इंटरटेनमेंट के बैनर तले किस वेब सीरीज के मुख्य किरदार निभाएंगे? ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों माही द चैंपियन, बी में हो जाएगा अघोरी, सी में हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी द अनटोल्ड स्टोरी और डी में हो जाएगा द फिनिशर। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सही हो जाएगा अघोरी। तो इसको याद रखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी अब इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी दखल देने जा रहे हैं और इसमें अपनी कंपनी के साथ 2 साल पहले IPL की टीम चेन्नई सुपर किंग्स में एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी तथा अब यह देखें दोस्तों तो मेट्रोलिज्म साइंस फिक्शन वेब सीरीज बनाने जा रही है, जिसमें धोनी जो है उस वेब सीरीज में ये देखें तो अघोरी का रोल निभाएंगे। आगे प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व बैंक ने झारखंड को कुल कितने करोड़ ऋण मुहैया कराया है? ऑप्शन ए में हो जाएगा 1600 करोड़ रुपए, बी में हो जाएगा 2600 करोड़ रुपए, सी में हो जाएगा 3600 करोड़ रुपए और डी में हो जाएगा 4600 करोड़ रुपए। तो केंद्रीय रिजर्व बैंक ने झारखंड को देखे तो 2600 करोड़ रुपए का ऋण जो है वो 2 किस्तों में देने की बात कही है, जिसमें से पहली किस्त में 1200 करोड़ रुपए और दूसरी किस्त में देखें तो 1400 करोड़ रुपए देगी। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा 2600 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड सरकार ने नया आधिकारिक प्रतीक चिन्ह जारी किया है, इस प्रतीक चिन्ह में हाथियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों 24, बी में हो जाएगा दोस्तों 61, सी कह रहा है कि 60 और डी कह रहा है कि 86। तो याद होगा दोस्तों कि जो नया प्रतीक चिन्ह 14 अगस्त 2020 को झारखंड सरकार नया प्रतीक चिन्ह जारी किया है और इसमें देखिए तो 24 जो है आपके हाथी हैं। उसी प्रकार जो फूल है यानी जो पलाश राजकीय पलाश जो है फूल, वो पलाश की संख्या भी देखें तो 24 है उस फूल की और नृत्य जोड़ों की संख्या भी 24 है और गोले घेरों की संख्या इसमें 60 बताई गई है। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि मुगल इतिहास ग्रंथों में झारखंड के किस राजवंश के शासकों को जमींदार ए खान आलमा यानी अर्थात हीरा खान का मालिक कहा गया है? ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों नागवंशी शासक, बी में कह रहा चेरो शासक, सी में कह रहा सिंहभूम के सिंह वंश और डी में कह रहा मानभूम के पंचेत वंश। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपको याद होगा कि मुगल इतिहास के ग्रंथों में अगर देखें तो कुकरा यानी नागवंशी के राजा जो जमींदार ए खान अर्थात हीरा खान का मालिक कहा गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा, नागवंशी शासकों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि बैगा जनजाति निम्न में से किस पशु को अपना पवित्र पशु मानते हैं? ऑप्शन ए में कह रहा है कि हाथी, बी में कह रहा है बाघ, सी में कह रहा है शेर और डी में कह रहा है कि भालू। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि बैगा जनजाति जो होता है वो पशु को देखें तो बाघ पशु को अपना पवित्र पशु मानते हैं। इसका आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड बजट 2020-21 में डिजिटल शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। ए में कारक मुख्यमंत्री डिजिटल प्रोत्साहन योजना, बी में कारक मुख्यमंत्री एजुकेशन ग्रिड योजना, सी में कारक मुख्यमंत्री माध्यमिक डिजिटल प्रोत्साहन योजना और डी कारक मुख्यमंत्री माध्यमिक स्कूली डिजिटल शिक्षा प्रोत्साहन योजना। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि झारखंड में बजट जो हुआ था अभी 2020-21 में माध्यमिक स्कूलों में देखें तो डिजिटल शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया है। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2000 में राज्य बनने के बाद से झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से कितने मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे। ऑप्शन ए में कारक 2, बी में कारक 3, सी में कारक दोस्तों 4 और डी में कारक दोस्तों 5। तो आपको पता होगा कि 6 मुख्यमंत्री में से जो आपके बीजेपी से 3 मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इसको भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसका आंसर बी हो जाएगा। जैसे पहले जो मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, वो भी बीजेपी से थे। इसके बाद अर्जुन मुंडा बने, वो भी बीजेपी से बने। इसके बाद अगर देखें तो आपका जो रघुवर दास बने, वो भी किससे बने, तो बीजेपी से बने। अगला प्रश्न है कि विधानसभा के सदस्य जिन परिस्थितियों में समाप्त हो जाती है, यानी विधानसभा की जो सदस्यता है जिन परिस्थितियों में समाप्त हो जाती है, उसके संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यानी कौन सा कथन जो है गलत है जिससे उनकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन ए में कह रहा है कि वह विधानसभा की सदस्यता से स्वयं त्याग पत्र दे दे। बी में कह रहा है दोस्तों कि वह दल बदल का दोषी साबित हो जाए। और सी में कह रहा है कि वह सदन की अनुमति के बिना लगातार 30 दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे। और डी कह रहा है कि सभी कथन सत्य हैं। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों कि आप पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, उसमें कहा गया है कि यदि सदन की अनुमति के बिना कोई भी 60 दिन तक लगातार सदन में अनुपस्थित रहे तब उसकी सदस्यता समाप्त होती है। यानी कि यहाँ पर 30 दिन दिया है जो गलत है, 60 दिन रहना चाहिए था। इस तरह से आपका सी कथन जो है वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहित करना, बी में कह रहा है दोस्तों कि 14 से 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, और सी कह रहा है निर्धन बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराना, और डी कह रहा है कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी सही हो जाएगा कि ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य दोस्तों स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा। वहीं देखिए दोस्तों तो एक तेजस्विनी योजना है। तेजस्विनी योजना के तहत कहा गया है दोस्तों कि 14 से लेकर के 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है। उसी प्रकार राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहन देना 21 योजना का उद्देश्य, यह हो जाएगा पे एंड प्ले योजना का उद्देश्य है। और यहाँ पर एक निर्धन बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराना, इसमें निर्धन बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराना ये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का ये उद्देश्य है। तो इस तरह से सभी योजनाओं का अलग अलग बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस योजना की स्वीकृति 21 जून 2016 को विश्व बैंक के द्वारा प्रदान की गई थी। ऑप्शन ए में कह रहा है कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, बी में कह रहा है ज्ञानोदय योजना, सी में कह रहा है तेजस्विनी योजना और डी कह रहा है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। यहाँ पर देखिए दोस्तों तो सी राइट हो जाएगा आपका कि 21 जून 2016 को तेजस्विनी योजना को विश्व बैंक के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। और तेजस्विनी योजना का उद्देश्य है दोस्तों 19 से लेकर के 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश के किस जिले के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए में कह रहा बलरामपुर, बी में कह रहा दोस्तों सोनभद्र, सी में कह रहा है दोस्तों चित्रकूट और डी में कह रहा बलिया। तो यहाँ पर आपको पता होगा गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश के दोखें दोस्तों तो सीमा स्पर्श करती है, वो जिला आपका उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। वहीं अगर देखिए दोस्तों तो छत्तीसगढ़ से इसका जिला जो लगता है वो बलरामपुर जिला लगता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखने की जरूरत है। तो दोनों याद होगा, यूपी के सोनभद्र जिला जो है वहीं सबका गढ़वा जिला स्पर्श करता है, और ये बलरामपुर जो है वो छत्तीसगढ़, यानी ये जिला जो है गढ़वा से लगती हुई है। वीडियो समाप्त हुआ दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि कितना आपका सही हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।